हे व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज जो नेक्स्ट हाफ चैप्टर हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द एटॉमिक नंबर, दैट विल बी एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस। जैसे कि हम जानते हैं कि एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है। एटम को आम आंख से देखना मुमकिन नहीं होता, इसकी वजह से हम एटम का साइज़ भी मेजर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत से कॉमन मेथड्स, तो सबसे आम तरीका जो कि साइज़ को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले दो एटम को स्फेयर के तौर पर तस्वुर कर लिया जाता है। ऐसा तस्वुर किया जाता है कि एटम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे बंटे होते हैं ना जिनसे बच्चे खेलते हैं, या बॉल्स होती हैं, ठीक है, उस टाइप का स्ट्रक्चर इसको कंसीडर कर लेते हैं। और दो बॉल समझिए आप एक दूसरे के बिल्कुल करीब पड़ी हुई हैं, तो एक बॉल का जो सेंटर होगा, ठीक है, दूसरी बॉल के सेंटर तक का जितना फासला होगा उसको हम बोलते हैं 2r, यानी कि 2 टाइम ऑफ द रेडियस। यानी कि अगर हम 2r को डिवाइड कर दें 2 के साथ तो हमारे पास आ जाता है r, यानी कि एक एटम का रेडियस आ जाएगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर हम 2r डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो ये हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास r आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास किसी एक एटम का रेडियस आ जाता है, यानी कि रेडियस क्या होता है, ये दो न्यूक्लियस के दरमियान में, ठीक है, मैंने कहा दो न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्लियस के दरमियान फासला कब लेना है हमने, जब वो दोनों एटम एक दूसरे से जुड़े हों, किसी बॉन्ड के ज़रिए से। जब दो एटम्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उनके दरमियान जो फासला होगा, उनके न्यूक्लियस के दरमियान फासले का आधा जो होगा, उस फासले को हम रेडियस बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ये मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारे पास कार्बन के दो एटम हैं, पहला एटम ये है, सेकंड एटम जो है वो ये होगा। इन दो एटम के दरमियान जो फासला है वो होता है 154 पिकोमीटर। यहाँ पी जो है वो पिकोमीटर होता है। इसका मतलब है कि अगर हम 154 का आधा कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 2 के साथ, तो हमारे पास 77 आ जाता है, और ये 77 एक कार्बन एटम के का रेडियस कहलाता है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ट्रेंड्स क्या होते हैं, ठीक है, यानी अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस पर क्या असरात होते हैं और ग्रुप में क्या असरात होंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहला लिथियम है, लिथियम के बाद है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 152 एटॉमिक रेडियस था, 154 पिकोमीटर, और यहाँ पर 69 पिकोमीटर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ डिक्रीज़ होता है, यानी कि कम होता है। तो अगर हम पहली चीज़ देखते हैं, 3 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर ये क्या लिखा होता है, यहाँ पर बेटा एटॉमिक नंबर राइट होता है, एटॉमिक नंबर लेफ़्ट से राइट इंक्रीज़ हो रहा है। आप देख रहे हैं 9 है, फिर 10 है, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 यूनिट इंक्रीज़ हो रहा है। एक एक प्लस करते जाएंगे तो अगला एटॉमिक नंबर आ जाता है। कंसेक्टिव नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमें मालूम है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद भी लेफ़्ट से राइट जाएँ तो इंक्रीज़ होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर शेल्स जो हैं वो क्या होंगे, तो यहाँ पर बेटा आपने याद रखना है कि शेल्स की तादाद जो होती है वो सेम रहती है, शेल नहीं बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा शेल फिल हो रहा होता है, एल शेल फिल होता है, ठीक है, तो एल शेल की फिलिंग जो होती है वो कंप्लीट होती है नियॉन के ऊपर। जब नियॉन से अगला एटम आता है, ठीक है, अगला एलिमेंट आ जाएगा नियॉन से, यानी कि सोडियम आ जाएगा 11 एटॉमिक नंबर वाला, तो तब हम देखेंगे कि उसके अंदर हमारे पास सेकंड शेल से थर्ड शेल की तरफ जो है वो प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, यानी कि 3s1 शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो सेम रहते हैं। अब हमने यहाँ तक तो डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे, मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ, ठीक है, इन दोनों से। यहाँ पर देखें सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि पोटाशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 19 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं या 11, ऑब्वियसली 19 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो अगर मैं देखती हूँ कि न्यूक्लियस आखिरी शेल को कितने अच्छे तरीके से अपनी तरफ खींच पाएगा, तो यहाँ पर सोडियम में न्यूक्लियस की ताकत आखिरी शेल पर बरकरार रहती है, जबकि पोटाशियम में न्यूक्लियस जो है उसकी आखिरी शेल पर ताकत बरकरार नहीं रह पाती। उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजह ये होती है कि दरमियान में जो ये वाले शेल्स पड़ते हैं इनमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और वो इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल को न्यूक्लियस की ताकत से या अट्रैक्शन से बचाते हैं, ठीक है। तो ये दरमियान वाले बच्चे हैं घर में, जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मार से बचा रहे होते हैं, ठीक है, ये वो हैं। तो न्यूक्लियस का आखिरी इलेक्ट्रॉन पर कितना असर है, कितनी फोर्स के साथ ये आखिरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और अगर
दरमियान में मौजूद शेल्स की तादाद ज़्यादा हो तो फिर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, यानी कि असरात जो होते हैं न्यूक्लियस उतनी ताकत से आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाता। उसकी एक तो रीज़न ये होती है कि वो शेल न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, ठीक है? तो उसकी वजह से उसकी अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की आखिरी शेल पर अट्रैक्शन कम हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वो न्यूक्लियस जो है उसको आखिरी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए उसकी अट्रैक्शन जो है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन तक नहीं उस तरीके से पहुंच पाती है। तो ये हमारे पास हो गई हैं रीजंस। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज इन द ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में हम देखेंगे पहला ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। तो हम टॉप से अगर बॉटम की तरफ जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो गया है। अब इस इंक्रीज की क्या वजूहत होंगी, पहला तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर 3 था, यहाँ 11 है, 19 है, 37 है, 55। तो आपने याद रखना है कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, टॉप से बॉटम इंक्रीज हो रहा है लेकिन इर्रेगुलर इंक्रीज है। पहले 3 से 11 हुआ, फिर 11 से 19, फिर 19 से 37, यानी कि यहाँ पर 1 यूनिट इंक्रीज नहीं हो रहा। इतना ज़्यादा गैप आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा है, सोडियम में उससे ज़्यादा, पोटाशियम में उससे भी ज़्यादा, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ती है, एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज होता है, जबकि एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है। अगर हम शेल्स की तादाद देखें तो नए शेल्स भी ऐड होते हैं। जब हम लिथियम से सोडियम की तरफ आते हैं तो नया शेल यानी कि 3s1 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? जब हम आते हैं पोटाशियम में तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 4s1। इसी तरह 1 शेल जो है वो इंक्रीज होता जाता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, यानी कि जो शेल्स दरमियान वाले, जो इलेक्ट्रॉन दरमियान वाले शेल्स में मौजूद हैं वो आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को कितना शील्ड कर पाते हैं, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से किस कदर बचा सकते हैं, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट बोल रहे थे, शील्ड करने की एबिलिटी, ठीक है? तो दरमियान में मौजूद न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से किस कदर बचा सकेंगे। जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम देखेंगे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो बचाने वाले भी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा, तो न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल से दूर हो जाता है, पहली रीज़न। सेकंड रीज़न हम देखेंगे कि दरमियान में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इनकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, यानी कि न्यूक्लियस की आखिरी शेल पर कितनी इन्फ्लुएंस है, कितनी ताकत अप्लाई कर सकता है, कितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकेगा। तो अगर हम ये चीज़ देखते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो तो ज़्यादा हो रहा था, लेकिन इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में कम हो जाता है। इसकी भी वही रीज़न है कि नए शेल ऐड होते हैं, उसकी वजह से नए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एटॉमिक साइज़ कैसा होगा। तो अगर हम एटॉमिक साइज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि इनमें साइज़ में ज़्यादा चेंज नहीं आता। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है, उसके बाद एटम का एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो जाता है अगर हम चौथे पीरियड में लेफ़्ट से राइट साइड पर जाते हैं। इसकी रीज़न क्या है, इसमें D1 से स्टार्ट होती है फिलिंग, और जब आखिरी हमारे पास एलिमेंट आता है तो उसमें 3D10 मौजूद होते हैं, ठीक है? तो इनकी डी शेल जो है वो डी सब शेल फिल हो रहा होता है। नेक्स्ट आता है शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट। जैसे कि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान में भी न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, तो न्यूक्लियस जिस ताकत के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, इस खींचने की ताकत को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। यानी कि असल चार्ज फॉर एग्जांपल दरमियान में प्रोटॉन है 19, ठीक है? तो 19 प्रोटॉन 19 इलेक्ट्रॉन को जिस ताकत से खींचना चाहते हैं वो उस ताकत से नहीं खींच पाते, ठीक है? तो ये जो कमी वाक़ई हुई है न्यूक्लियर चार्ज की ताकत में, ताकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। अब इस कमी की वजह क्या होती है कि आखिरी शेल यानी कि वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बचाते हैं। इस बचाने की प्रॉपर्टी को, शील्ड करने की कैपेसिटी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है, इसी तरह प्रोटॉन्स की तादाद भी बढ़ेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है? ये ज़्यादा अच्छे से शील्ड कर पाएंगे आखिरी
शेल को। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोटाशियम और सोडियम। सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम। इसकी वजह क्या है? तो हम पहली रीज़न लिखेंगे, सोडियम में साइज़ कम है, पोटाशियम का साइज़ ज़्यादा है। सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती है, नंबर ऑफ़ शेल्स कम होते हैं, जबकि पोटाशियम में नंबर ऑफ़ शेल्स भी ज़्यादा होते हैं, जबकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ़ सोडियम। और शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो पोटाशियम में ज़्यादा होगा, जबकि सोडियम में शील्डिंग इफ़ेक्ट कम होता है। ठीक है, इसी तरह इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है सोडियम में ज़्यादा होगा, जबकि पोटाशियम में कम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी।